हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 11 चैप्टर 8 ग्रेविटेशन के और एक सेशन में आप सबका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने बच्चों ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का फॉर्मूला मैं अगर आपको बोल दूं, बहुत सिंपल फॉर्मूला है उसका। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का आपको शायद पता भी होगा। फॉर एग्जांपल, एक अगर मास है जिसका एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ठीक है, और उससे अगर हमें r डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जाननी है कि भैया इसकी इफेक्ट यहाँ पर कितनी है, देन व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी? E इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। और कहाँ पर होगी वो? टूवर्ड्स मास, मतलब कि इस जगह पर ऐसे होगी ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, ठीक है। टूवर्ड्स मास कहने का मतलब कि अगर आप यहाँ पर कोई भी मास रख दो तो वो इसकी ओर खींचा चला आएगा, प्रोवाइडेड कोई और फोर्स उस पर नहीं लगना चाहिए। या तो फिर एक दूसरी बात कि हमने ऐसा देखा था कि कोई और मास, यहाँ पर सोचो कि यहाँ पर ऐसा तो कुछ है ही नहीं। चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ सबसे पहले। हाँ, यहाँ पर हमने एक मास को रखा, अगर वो फोर्स फील कर रहा है, ठीक है, सोचो कि वो इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स फील कर रहा है, तो इस पोजीशन पे कुछ ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है। कितनी है, कैसे जानना है? तो E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एम, ठीक है। और वो कौन सी डायरेक्शन में होगी? इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। ऐसा हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था, बहुत सारा डिस्कशन किया था। और एक बात हमने बोली थी कि आज हम ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एक और डिराइव करेंगे। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी या तो फील्ड स्ट्रेंथ भी बोल दो, दोनों सेम ही है। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ सॉलिड स्फीयर, बिकॉज ऑफ सॉलिड स्फीयर। बच्चों, एक बात मेरी अच्छी तरीके से कान में डाल दो कि ये जो कंसेप्ट है, ये जो अभी ग्रेविटेशन के कंसेप्ट चल रहे हैं बच्चों, 100% डिट्टो 12th में आपको मिलेंगे इलेक्ट्रिसिटी में। थोड़े से फॉर्मूला में चेंज हो गए। फॉर्मूला में यहाँ पर जी है, वहां पर के होगा, यहाँ पर मास है, वहां पर चार्ज होगा, यहाँ पर सिर्फ एट्रैक्शन है, वहां पर एट्रैक्शन और रिपल्शन होगा। लेकिन कंसेप्ट वाइज सब कुछ सेम जाएगा बच्चों, सब कुछ सेम। तो कहने का मतलब है कि अगर आपने ये अच्छी तरीके से कर लिया है तो वो समझने के लिए आपको इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। ओके, सपोज वी कंसीडर वन सॉलिड स्फीयर। चलो हम एक सॉलिड स्फीयर कंसीडर करते हैं जिसका मास m है और जिसकी रेडियस r है, ठीक। ओके, एंड वी वांट टू फाइंड आउट ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट अ 3 पॉइंट। पहला पॉइंट है P1, ठीक है, दूसरा पॉइंट है P2 और तीसरा पॉइंट है P3। 3 पॉइंट पे हम फाइंड करना चाहते हैं। P1 जो है, P1 का जो डिस्टेंस है वो है R1। कहाँ से? सॉरी, सेंटर से। P1 का डिस्टेंस सेंटर से कितना है? R1, ठीक है। P2 का डिस्टेंस तो आपको पता ही हो गया, कितना? कैपिटल R। और P3 का जो डिस्टेंस है वो सोचिए R3 है, ठीक है। यहाँ पर जो R1 है वो क्या है? इट इज ग्रेटर देन R। स्पेशल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम ऐसे पॉइंट पे उसकी ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं वो जो स्फीयर से बाहर है। दूसरा, जो सरफेस पे है, ऑन सरफेस, ऑन सरफेस। और तीसरा जो इनसाइड, इनसाइड स्फीयर, इनसाइड sphere. Okay, so we are going to find gravitational intensity at a 3 point. Okay, outside the sphere, on the surface and inside the sphere. Okay, outside the sphere तो बहुत इजी है। पहला देखिए, पहला कहाँ पर फाइंड करते हैं? आउटसाइड स्फीयर। तो पिछले वीडियो में जैसा कि हमने गॉस थ्योरम देखा था, वो क्या बोल रही थी गॉस थ्योरम? दैट if we observe, if we observe any sphere, if we observe any sphere from outside, from outside, if we observe any sphere from outside, then its total mass, its total mass seems to be
concentrated seems to be concentrated on its center. 12th में क्या आएगा? If we observe any charged sphere, देखो सभी के पास मास होता है लेकिन सभी के पास चार्ज हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन चार्ज अगर जिसके पास है तो if we observe any charged sphere from outside then its total charge seems to be concentrated on its center. समझ में आया? बस इतना ही डिफरेंस और कुछ नहीं। ओके तो इसका मतलब ये है कि आप पॉइंट P1 पे हो और आप ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जानना चाहते हो किसी मास m की जिसकी दूरी आपसे कितनी है r1। देखिए उसका सेंटर पे अगर हम पूरा मास ले तो इसका मतलब मास m, देखो इस स्फीयर का मास कितना है m और वो कहां पर है एग्जैक्टली सेंटर पे, तो इसका मतलब एक मास m जो है पॉइंट मास जो हमसे कितनी दूरी पे है बच्चों r1। So it is very simple. Therefore, gravitational intensity at P1 is equals to minus Gm upon R1 square into R1 cap. क्यों? क्योंकि मैं यहाँ से R1 बार की डायरेक्शन ऐसे ले रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे माइनस जी लगा रहा हूँ। ठीक है, माइनस लगा रहा हूँ। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड से आपको इंटरेस्ट है तो इसका मतलब क्या होगा, सिर्फ Gm अपॉन R1 स्क्वायर। ठीक है, अगर हमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन अगर दिखा नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या दिखाना होगा, टूवर्ड्स M। देखो 12th में क्या आएगा, अगर इस स्फीयर के ऊपर नेगेटिव है तो टूवर्ड्स स्फीयर, अगर इस स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है देन अवे फ्रॉम द स्फीयर। समझ में आया? यहाँ पर P1 की जगह पर हम ऐसा कंसीडर कर रहे हैं कि हमने ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल करेगा ना, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसीलिए अगर नेगेटिव है तो टूवर्ड्स और पॉजिटिव है देन अवे। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात चल रही है एंड यू नो वेरी वेल दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, मींस यहाँ पर ऑलवेज क्या आएगा, टूवर्ड्स एम। ओके, मास दो टाइप के नहीं होते, पॉजिटिव नेगेटिव मास। क्या आपका मास नेगेटिव है? ओके चलो, तो एक तो हमारा काम हो गया आउटसाइड द स्फीयर। दूसरा देखते हैं ऑन द स्फीयर। कहां पर, ऑन द स्फीयर। तो फिर से गॉस थ्योरम को याद करो। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, if we observe any sphere from its surface। आप बोलोगे सर आप बहुत ज्यादा अपने सेंटेंस को चेंज करते हो, पहले तो आपने बोला था आउटसाइड, अभी आप सरफेस बोल रहे हो, तो कंबाइन कर लो। इफ वी ऑब्जर्व एनी स्फीयर फ्रॉम इट्स सरफेस और फ्रॉम आउटसाइड, ओके, देन its total mass seems to be concentrated on its center। ओके, देखो ये अगर थियरम आपको याद है तो कितना इजी हो जाता है बच्चों डेरिवेशन, कितना इजी कि आप जो पॉइंट P2 है उसको ऐसा इमेजिन करो और उससे कितनी दूरी पे, r दूरी पर एक मास इमेजिन करो। ठीक है, देन इट इज वेरी सिंपल, व्हाट EP2 is equals to Gm अपॉन R स्क्वायर। अगर हम माइनस लगा दे तो यहाँ पर मुझे R कैप लगाना होगा। अगर मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए देन इट इज वेरी सिंपल, Gm अपॉन R स्क्वायर टुवर्ड्स सेंटर। ठीक है, देखो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे शायद कि टुवर्ड सेंटर है, इसका मतलब हम सरफेस पे जो मास रख रहे हैं वो सेंटर की ओर जाना चाहता है। हाँ सही सोचा आपने, सेंटर की ओर जाना चाहता है, लेकिन बीच में बहुत ज्यादा मास आ गया है ना, इसीलिए अब वो नहीं जा पाएगा। ठीक है, देखो हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिस्कस कर लिया, उसमें भी हमने नहीं देखा था कि कोई भी मास रखो वो हमेशा सेंटर की ओर ही जाना चाहता है। हाँ तो बस वही तो चल रहा है, हम उसको मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स को अलग अलग डायरेक्शंस के
नजरिए से देख रहे हैं, ऐसा ही सोचो। ओके, अब तीसरा, इनसाइड स्फीयर, कहां पर, इनसाइड स्फीयर। तो बच्चों, इनसाइड स्फीयर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी फाइंड करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, हमने होलो स्फीयर का जो डिस्कस किया था, होलो स्फीयर का, तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये, और स्फीयर की थिकनेस भी कितनी भी ले लो। सोचो कि ये स्फीयर की थिकनेस ले ली, मतलब कि जो मैं यहाँ पर ये डैश 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 कर रहा हूँ, वहां पर ही मास है, अंदर मास नहीं है। तो ये तो एक टाइप का ये भी होलोस्फीयर हो गया ना। तो किसी भी पॉइंट पे इनसाइड होलोस्फीयर, इनसाइड होलोस्फीयर gravitational intensity, gravitational intensity is जीरो एवरीवेयर। हमने डिस्कस भी किया था कैसे, अगर सेंटर पे है तो इस साइड पे जो फोर्स लग रहा है उतना ही इस साइड पे, इस साइड पे हो उतना ही इस साइड पे, सारे मास इक्वल फोर्स लगा के नेट फोर्स जीरो कर देंगे। और हमें पता है इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, तो फोर्स जीरो हो गया, नेट फोर्स, तो नेट ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जीरो। अगर आप बोलोगे कि सर हमने सेंटर पे रखा इसलिए आप सारे फोर्स इक्वल कर रहे हो, लेकिन अगर हमने यहाँ पे मास रखा, ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर ये वाला जो मास है ना, इतना मास जो ये मैं रेड कलर से कर रहा हूँ, ठीक है, वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। कोई बात नहीं, ये वाला जो मास है, बाकी का जो मास है ये वाला कम अट्रैक्ट करेगा। हाँ, लेकिन साथ में मास भी बहुत ज्यादा है ना, हाँ इसीलिए, ठीक है। देखो आप बोलोगे सर स्पेशली अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है, तो इस साइड वाला जो ये मैं अभी कर रहा हूँ इतना रेड, ठीक है, ये इस साइड पे ज्यादा फोर्स लगाएगा, ठीक है, और इस साइड वाला, ये वाला कम फोर्स लगाएगा, तो नेट फोर्स इधर नहीं आएगा। लेकिन लेकिन अगर इधर फोर्स लग रहा है तो इधर भी लगेगा, तो नेट फोर्स इधर। इन द सेम सेंस यहाँ पर जो ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं और यहाँ पर भी जो लगा रहे हैं उसका नेट इधर आ जाएगा, और नेट कैसा हो जाएगा, कैंसर। दैट्स व्हाई ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जीरो एवरीवेयर। कहां पर बच्चों, इनसाइड, और कैसा स्फीयर होना चाहिए, होलो स्फीयर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम सॉलिड स्फीयर की बात कर रहे हैं। ओके चलिए, कोई बात नहीं। तो हमने जो स्फीयर कंसीडर किया था वो मैं फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। चलो, ये स्फीयर कंसीडर किया था, ठीक है, कोई बात नहीं, जिसकी रेडियस क्या थी, आर। अब मैं P3 पॉइंट को ड्रॉ करता हूँ, जिसका डिस्टेंस यहां से कितना था, R3। अब मैं R3 रेडियस का एक और स्फीयर ड्रॉ करना चाहता हूं। चलो बच्चों, आपको थोड़ा थोड़ा शायद स्ट्राइक हो रहा है, ठीक है। तो ये P3 पॉइंट जो है, क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि वो, ये जो मैंने अभी थोड़ा डैश डैश वाला स्फीयर किया जिसकी रेडियस R3 है, ये छोटा वाला स्फीयर उससे बाहर है, ऐसा बोल सकते हो, हाँ। हाँ, और ये जो दूसरा, ये जो ब्लू वाला स्फीयर है जिसको मैं अभी डैश डैश करूंगा, या तो ऐसा कर दूंगा, देखिए, टिक 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 टिक, इतने स्फीयर से अंदर है, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, हम ऐसा बोल सकते हैं, हियर P3 इज आउटसाइड स्फीयर ऑफ रेडियस R3, but inside the sphere, sorry, inside the holosphere, holosphere whose mass lies in radius
r माइनस आर थ्री, पूरी रेडियस कितनी r, उसमें से r3 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये हो गया r माइनस आर थ्री। तो वो तो होलोस्फीयर के अंदर है, तो इसका मतलब क्या होगा, therefore we can say that, हम क्या बोल सकते हैं, there will not be any gravitational intensity because of outside sphere। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, हाँ बाहर वाले स्फीयर से कोई ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी नहीं होगी। देयर विल बी ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी because of sphere of radius r3। ओके, समझ में आया, इतने स्फीयर से ही ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होगी, अच्छी तरीके से समझो। लेट मास ऑफ दिस न्यू स्फीयर, मतलब कि ये r3 रेडियस वाला है ना, उसकी बात कर रहा हूं। लेट मास ऑफ दिस न्यू स्फीयर इज m डैश, सोचो उसका मास m डैश है, तो इसका मतलब क्या है, therefore from point P3 we will observe mass m dash at its center। देखो फिर से गॉस थ्योरम आ गया, तो कहने का मतलब क्या है, अब हम P3 पॉइंट पे है और हमसे एक मास R3 डिस्टेंस पे है, जो कि वैल्यू उसकी कितनी है, m डैश, सिंपल। तो इससे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा gm डैश अपॉन r3 स्क्वायर। ठीक है, r3 तो हमने नाम दिया है, वरना तो बोल सकते हैं डिस्टेंस का स्क्वायर। अभी m डैश कैसे निकाले, इट्स वेरी सिंपल। देखो रो इज इक्वल्स टू क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, पूरा मास कितना है m और पूरा वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। छोटा मास अगर कंसीडर करें तो छोटा वॉल्यूम भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी इन दोनों पे अपनी थोड़ी बुद्धि आजमाओ, अगर है तो ये 4/3 पाई कैंसल, यहाँ पर मैं m डैश कर देता हूँ बच्चों। तो m डैश इज इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, कैपिटल M इंटू r3 क्यूब डिवाइड बाय r क्यूब। ओके, therefore what, therefore EP is equals to G अपॉन r3 क्यूब, सॉरी r3 स्क्वायर इंटू, अभी m डैश की जो वैल्यू है ना, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ m r3 क्यूब डिवाइडेड बाय r क्यूब। ओके चलो, क्या बचा, gm इंटू r3 डिवाइडेड बाय r क्यूब। ठीक है, लेट r3 इक्वल्स टू r, ओके, बट लेस देन r। कहने का मतलब क्या है, सेंटर से सरफेस की ओर कहीं पे भी, तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, EP इज इक्वल्स टू GMR अपॉन R क्यूब। ठीक है, देखो अच्छी तरीके से देखो क्या, कि EP प्रोपोर्शनल टू R हो रहा है, मतलब जैसे जैसे आप बाहर जा रहे हो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी की वैल्यू बढ़ती जा रही है भैया। ओके, अगर पहले वाला देखें तो स्टार्टिंग में आउटसाइड E इक्वल्स टू
GM/R² था, आपने साथ में लिखा है तो अपनी बुक में देखिए, तो वहां पर E प्रोपोर्शनल टू R² प्रोवाइडेड R ग्रेटर देन R। ठीक है, फिर सरफेस की अगर बात करें, ये आउटसाइड, ठीक है, यहां पर अगर सरफेस की बात करें तो GM/R², ये हो गई मैक्सिमम वैल्यू। कैसी हो गई? मैक्सिमम वैल्यू। अभी पता चलेगा आपको कैसे मैक्सिमम वैल्यू। ई इनसाइड कितना? GM/R/R³। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये जो R है ये कैसा है? लेस देन R। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं ये ई आउटसाइड वाले में, यहां पर हम ऐसा बोल सकते हैं दैट यस ई प्रोपोर्शनल टू 1/R²। और यहां पर हम क्या बोल सकते हैं दैट यस ई प्रोपोर्शनल टू R। सो व्हाट यू कैन से कि अगर 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 ये R है और ये क्या है? E है, तो अगर हम ऐसा कंसीडर करें, यहाँ में थोड़ा और रेफरेंस के लिए मैं एक स्फीयर बना दूं जो कि हम अर्थ को भी कंसीडर कर सकते हैं, जिसकी रेडियस कितनी हो? R। तो ये जो पॉइंट है वो सेंटर वाला हो गया, तो सेंटर से आप दूर जाओगे तो E प्रोपोर्शनल टू R, तो E की वैल्यू बढ़ेगी। ओ सॉरी, रेडियस तक ही बढ़ेगी। ये हो गया ना R=R। लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हो E प्रोपोर्शनल टू 1/R² हो जाता है, तो ग्राफ कुछ इस तरह है। सेम टू सेम ग्राफ बच्चों, जैसा हमने किसमें डिस्कस किया था? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। सो व्हाट यू कैन से हियर, here E proportional to R and here E proportional to 1/R²। ओके, और ये ग्राफ हाइपरबोला, ये पैराबोला, इसीलिए तो ये जो वैल्यू आई बच्चों, ये जो है ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई ना। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी? GM/R², जो कि कहां पर होगी? सरफेस पे होगी। कहां पर होगी बच्चों? सरफेस पे होगी। ठीक है, ओके। अगर देखो ये किसकी बात कर रहा हूं बच्चों में, ये है सॉलिड स्फीयर। किसकी बात कर रहा हूं? सॉलिड स्फीयर। अगर बच्चों हम होलो स्फीयर का ऐसा ड्रॉ करना चाहे तो कैसे ड्रॉ करें? कैसे 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 रे कैसे? ये हो गया ई, और यहाँ पर में सेंटर, और ये होलो स्फीयर जिसकी रेडियस कितनी है? R। ओके, तो यहां तक 0, फिर एकदम बढ़ जाएगी और फिर बाहर ऐसी। ठीक है, कितनी बढ़ जाएगी बच्चों? E मैक्स, जिसकी वैल्यू होगी GM/R²। ठीक है, और बाहर E प्रोपोर्शनल टू 1/R²। ठीक है, इसके फॉर्मूलाज बच्चों सेम टू सेम, आउटसाइड और ऑन द सरफेस तो सेम ही फॉर्मूला रहेंगे, प्रोवाइडेड मास M हो, रेडियस R हो। ठीक है, तो यहाँ पर सरफेस की क्या होगा? GM/R², और बाहर कितना होगा? GM/r²। क्यों? बोस थ्योरम से अभी हमने नहीं देखा, अगर बाहर से देखे तो ऐसे थोड़ी पता चलेगा कि ये होलो है कि सॉलिड है, हमें मास तो सेंटर पे ही दिखेगा ना, इसीलिए बाहर से तो फॉर्मूला सेम ही आएगा। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ रिंग। किसकी वजह से? रिंग। तो अगर रिंग की बात करें भैया, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि नहीं मास का? हाँ, देखो मास का कैसा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो यहाँ पर जितना फोर्स उतना यहाँ पर, यहाँ पर जितना फोर्स उतना यहाँ पे, यहाँ पे जितना उतना यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ। सो व्हाट इज द इंटेंसिटी? 0। सेंटर पे या इस रीजन में कहीं पे भी ले लो, आपको इंटेंसिटी कैसी मिलेगी बच्चों? 0। ठीक है, लेकिन अगर हाफ रिंग है, अच्छा सीधा नहीं, सॉरी,
अगर हाफ रिंग है, हाफ ऐसी, तो कैंसल नहीं होगा। सोचो कि एक रिंग है एम जिसकी रेडियस क्या है आर, और हमको यहाँ पर उसके सेंटर पर क्या जानना है, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप क्या करो बच्चों, देखो अच्छी तरीके से, इसकी वजह से ये जो छोटा सा मास है, इसकी वजह से ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इधर आएगी, इसकी वजह से ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इधर आएगी, इसकी वजह से ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इधर आएगी, इसकी वजह से इधर आएगी। ठीक है, अच्छा ये तो अपोजिट हो गया, कैंसल। तो ये का इसका, तो इसके हम दो कंपोनेंट निकाल सकते हैं। अच्छा, इसके भी हम दो कंपोनेंट निकाल सकते हैं। तो ये वाला कंपोनेंट कैंसल, ये वाला कंपोनेंट ऐड। समझ में आ रहा है ना आपको अच्छी तरीके से? हाँ, तो ऐसा हो सकता है। तो कैसे करें, कैसे करें, आइए सॉल्व करना शुरू करते हैं। कि यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन का थोड़ा सा यूज करना होगा बच्चों। कैसे, देखिए, हाँ अच्छी तरीके से देखना बच्चों, ये डेरिवेशन बहुत क्रूशियल होने वाला है। यहां से थीटा डिग्री पर आप एक छोटा सा मास डीएम कंसीडर कीजिए। ठीक है, थीटा पे जाके डी थीटा, ये हो गया हमारा डी थीटा। याद रखो अच्छी तरीके से बच्चों, थीटा पे जाके कितना, डी थीटा। और यहां पर भी आप ऐसा कंसीडर कर सकते हो, कहा, यहाँ, कि थीटा पे जाके फिर और आगे बढ़ो, कितना आगे बढ़ो, डी थीटा। देखो कितना, थीटा पे जाके फिर डी थीटा आगे बढ़ो, ऐसा डी थीटा बहुत 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 नियरली इक्वल टू जीरो, इतना स्मॉल होता है। और ये भी मास कैसा हो गया, डीएम। ठीक है, तो ये तो आर ही रहेगा। तो इसकी वजह से अगर हम देखें तो इसकी वजह से छोटी सी जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है वो इधर आएगी, और इसकी वजह से जो छोटी सी ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है वो इधर आएगी। वेरी सिंपल, समझ में आया आपको अच्छी तरीके से? अभी ये एंगल कितना है बच्चों, थीटा, ये भी एंगल कितना है, थीटा। तो यहाँ पर डी ई कॉस थीटा, और ये हो गया डी ई साइन थीटा। आप बोलोगे सर ओरिजेंटल में साइन थीटा कहाँ से? अरे बच्चों कंसेप्ट को ध्यान दो, हमेशा ओरिजेंटल पे साइन थीटा नहीं होता। यहाँ पर इसका भी हमेशा बोल सकते हैं, यहाँ ये क्या है, डी ई कॉस थीटा, एंड व्हाट इज दिस, डी ई साइन थीटा। सो डी साइन थीटा गॉट कैंसल। सो अभी देखो, ये ही छोटे मास है क्या, यहाँ पर भी छोटे मास होंगे, यहाँ पर भी होंगे, सभी जगह भी होंगे ना, यहाँ पर भी हमेशा बोल सकते हैं ना। सो व्हाट यू कैन से, देयरफॉर डी साइन थीटा कंपोनेंट, डी साइन थीटा कंपोनेंट get cancelled, ओके। एंड यहाँ पर ऑल लिख देता हूं, ऑल डी साइन थीटा कंपोनेंट गॉट कैंसल्ड, एंड ऑल डी ई cos थीटा कंपोनेंट्स गेट एडेड, ऑल डी cos थीटा कंपोनेंट्स गेट एडेड। अगर ये सब ऐड होंगे तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। Therefore, E equals to इंटीग्रेशन D, नहीं इंटीग्रेशन DE cos थीटा। अच्छा, अभी इंटीग्रेशन DE cos थीटा, DE का फॉर्मूला बताओ। तो G, अभी छोटा मास M, उसका डिस्टेंस कितना R, तो R स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर cos थीटा। लिमिट कहाँ से, तो देखो हम अगर यहाँ देखो, यहाँ पर मैं बोल देता हूँ, ये है ये कितना है, -π/2, और ये कितना है, π/2। तो कहां से कहां तक जाए बच्चों, -π/2 से π/2, किसकी लिमिट, थीटा की। आप बोलोगे सर यहाँ पर आपने डीएम लिखा है और आप लिमिट π/2 से थीटा की लिख रहे हो। अरे शांति रखो, शांति रखो। अभी आते हैं थीटा पे, ये हो गया G/r²। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया डी एम कोस थीटा, ये हो गई लिमिट
-π/2 से π/2। ओके, अभी ये जो रिंग है बच्चों, ये रिंग उसकी लेंथ कितनी है? पाई आर लेंथ है। कितनी है लेंथ? पाई आर। 2 पाई आर नहीं, पाई आर आधी रिंग है। हाँ, तो पाई आर लेंथ के लिए मास कितना बच्चों? m। तो ये छोटा सा जो हमने कंसीडर किया है ये dm, उसकी लेंथ कितनी होगी? मुझे बोलो उसकी लेंथ कितनी होगी? आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, आ रहा होगा। हमने वो स्टार्टिंग में पैरेलैक्स मेथड वाला और उसमें हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि ये जो है, जो हम छोटा मास कब का चिल्ला रहे हैं, ये है डी थीटा एंगल, ठीक है, और ये क्या है? आर। तो उसकी लेंथ होगी बच्चों डी एल इक्वल्स टू आर डी थीटा। तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं कि भैया आर डी थीटा के लिए कितना मास? डी एम। तो डी एम इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? एम इंटू आर डी थीटा अपॉन पाई आर। क्या कैंसल हुआ बच्चों? आर कैंसल। सो व्हाट आंसर वी गॉट इज इक्वल्स टू, यहां पर रखे जी अपॉन आर स्क्वायर। अभी डी एम का क्या हुआ देखिए, एम डी थीटा अपॉन पाई इनटू कोस थीटा। चलो हाँ, अब अच्छा लगा, -π/2 से π/2। ओके, चलिए तो अब हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन शुरू करते हैं। क्या? एम जी अपॉन पाई आर स्क्वायर को कहा? बाहर। इंटीग्रेशन कोस थीटा डी थीटा कहाँ से? -π/2 से π/2। ओके, चलिए कितना आंसर आता है आप पहले पोज करके ट्राई कीजिए। अच्छा, कोस थीटा है, उसका इंटीग्रेशन कितना होता है? साइन थीटा होता है। हाँ, और उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक? -π/2 से π/2। ओके, सो व्हाट आंसर यू विल गेट? mg अपॉन पाई आर स्क्वायर साइन π/2 माइनस साइन -π/2। लिमिट प्लेस करने में बहुत ध्यान रखो बच्चों, ठीक है। तो एम जी, या तो मैं जी एम अपॉन पाई आर स्क्वायर बोल दूं, और इधर साइन π/2 1 माइनस साइन -π/2 -1 बच्चों। सो 1 माइनस -1 दैट इज 2। सो व्हाट विल बी द आंसर? 2gm अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये हो गई इंटेंसिटी। और अगर आपने वहां पर सेंटर पे छोटा मास रख दिया तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? 2gm इंटू दैट छोटा मास मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। अगर आप छोटी सी रिंग लेते हो, टिचुक इतनी सी रिंग लेते हो, देखो तो सोचो कि ये एंगल पूरा थीटा है और बीच में डिवाइड कर दो, तो ये हो गया -θ/2, ये हो गया +θ/2। तो आपका जो आंसर आएगा ना बच्चों थीटा रिंग के लिए, तो आंसर में जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है, मैं रेड कलर से ड्रॉ कर देता हूं, वो तो इधर ही आएगी कुछ, ठीक है। तो आंसर आपका क्या होगा? देखो अच्छी तरीके से अगर आप देखिए यहाँ पर, तो आंसर आपका ये जो जी एम अपॉन पाई आर स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, जी एम अपॉन पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर जो लिमिट है साइन π/2 और साइन -π/2, यहाँ पर साइन θ/2 से लेके साइन -θ/2, अगर इसको सॉल्व करते हैं ना तो 2 साइन θ/2। सो व्हाट विल बी योर आंसर? 2gm अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू साइन θ/2, ठीक है। अब ये थीटा आप कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पर थीटा पाई था बच्चों, पाई, तो π/2 तो 1 हो गया। सो 2gm अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सिर्फ इतना आंसर मिला। अगर आप इतनी आर्क लेते हो, इतनी कुछ, तो एंगल हो गया कितना? π/2, तो यहाँ पर π/4 आएगा। हाँ, इस तरह आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा? ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ सॉलिड स्फीयर एंड रिंग ऑफ द एनी एंगल। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, ठीक है। तो इसको आप अच्छी तरीके से 1 या 2 बार डिराइव करके देखो, देन यू विल गेट कॉन्फिडेंस। ओके, थैंक यू एंड नमस्कार।